हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल इंजरी। तो बेसिकली सेल इंजरी होती क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब नॉर्मल सेल होती है हमारी, नॉर्मल सेल के साथ दो कंडीशंस हो सकती हैं। या हम उसे स्ट्रेस दे सकते हैं या हम उसे इंजरियस स्टिमुलस दे सकते हैं। स्ट्रेस क्या हो गया कि कोई भी नॉर्मल ऐसी कंडीशन हो गई जिसकी वजह से हमारे सेल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ देर के लिए हो रही है। हो सकता है हमारी सेल उसे अडाप्ट कर जाए। अडाप्टेशन मतलब क्या होता है कि उस कंडीशन को वापस से सही करने की कोशिश करे या खुद में एडजस्ट कर ले। तो अडाप्टेशन भी हम लोगों ने देखा कि ये 4 प्रोसेसेस होते हैं अडाप्टेशन के। हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है, एट्रॉफी होती है और मेटाप्लेजिया होता है। हाइपरट्रॉफी बेसिकली क्या होती है? हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। देन हाइपरप्लेजिया होती है हमारी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। एट्रॉफी होती है मतलब कि जो सेल मास होता है वो डिक्रीज करता है और वैसे ही कुछ मेटाप्लेजिया भी। अभी मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, पर अभी जो मेरा मेन एम है वो हमारी सेल इंजरी है। तो क्या हुआ कि अडाप्टेशन हुई हमारे सेल में। अगर हम लोग जो स्ट्रेस हमारी नॉर्मल सेल जो हमारी नॉर्मल सेल को स्ट्रेस मिल रहा था, अगर हम लोग उस स्ट्रेस को रिमूव कर दे किसी रीज़न की वजह से, तो क्या होगा? हमारी सेल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। पर अगर हमारी अडाप्टेशन हुई है और अडाप्टेशन नहीं हो पाई, तो अगर हमारी सेल के पास एबिलिटी नहीं है कि वो अडाप्ट कर जाए, तो क्या होगा? हमें सेल इंजरी हो जाएगी। सेल इंजरी होने का क्या क्या रीज़न है? 2 रीज़न होगा। एक तो इंजरी स्टिमुलस मिल रहा है, बार बार कोई स्टिमुलस मिल रहा है जिसकी वजह से हमारी सेल को इंजरी हो रही है। दूसरा रीज़न क्या आ जा रहा है हमारे पास कि हमारी जो सेल को स्ट्रेस मिला था पर वो अडाप्ट नहीं कर पाई, सेल इंजरी हो गई। सेल इंजरी भी हमारी बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास रिवर्सिबल, जो कि ये है, और एक होती है हमारी इरिवर्सिबल, जो कि ये है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फ़र्क क्या है? बेसिकली हम लोग नाम से समझ जा रहे हैं कि रिवर्सिबल मतलब कि ऐसी इंजरी जिसके बाद हमारा जो सेल की कंडीशन होगी वापस से नॉर्मल स्टेट पे जा सकती है। इरिवर्सिबल का केस क्या होगा कि जो केस है उसके बाद हमारी जो सेल है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकती है। तो इसके 2 केसेस हो गए, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। और हमारी क्या हो गई कि रिवर्सिबल में जैसे हमारे सेलुलर स्वेलिंग हुई है किसी चोट की वजह से, जबकि वास्कुलराइजेशन होता है और कुछ फैटी चेंजेस की वजह से हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये इरिवर्सिबल क्यों हुई और ये रिवर्सिबल क्यों हुई। तो इरिवर्सिबल ये इसलिए हुई कि सीवियर और प्रोग्रेसिव इंजरी है। इसका मतलब कि जो हमारी इंजरी हुई है वो सीवियर है, कंडीशन हमारी सीवियर है और ज़्यादा लगी है ना। और प्रोग्रेसिव तो मतलब कि अब उसकी इंजरी जो है वो बढ़ती जा रही है। एक जगह पे स्टेबल होने के जगह वो अब लोगों में मतलब और बाकी सेल्स में फैली जा रही है। दूसरी होती है माइग्रेन ट्रांजिएंट की, हमें हल्की फुल्की लगी है और कुछ दिन तक ही टिक रही है, स्वेलिंग वेलिंग आ रही है, हमें 2-3 दिन में नॉर्मल हो जा रहा है। तो ये हमारा माइग्रेन ट्रांजिएंट में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी रीज़न होती है जिसकी वजह से हमें सेल इंजरी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि अगर हमारे सेल को स्ट्रेस मिल रहा है वेरियस एथियोलॉजिकल एजेंट की वजह से। अब एथियोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, मटेरियल दैट कंटेन पैथोजेंस। कोई भी ऐसा मटेरियल जो पैथोजन कंटेन करेगा वो हमारा किस में जाएगा? वो हमारा चला जाएगा कि हमारे सेल को इसके चक्कर में हो सकती है सेल इंजरी। ठीक है, हम लोग अब बहुत सारे रीजंस देखेंगे यहाँ पे, जिसमें पहला वाला है हाइपोक्सिया। अब हम लोग को इस के नाम से समझ में आ रहा है कि आखिर हाइपोक्सिया हो क्या सकता है। तो हाइपो मतलब होता है कम, ऑक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन, बिल्कुल सामने से समझ में आ रहा है। तो क्या होगा? इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोई और रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या हो सकता है? इशीमिया बहुत ही ज़्यादा जनरल टर्म होता है हम लोगों में। तो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट तो इसे फर्स्ट ईयर से ही सुनते हुए आएंगे इशीमिया। और बेसिकली अगर किसी ने नीट की तैयारी करी है, 12th में कायदे से पढ़ाई करी है, तो उसे वहाँ पे दिखाई दिया होगा मायोकार्डियल इशीमिया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो ये वही कंडीशन है। इशीमिया क्या होती है कि हमारे ब्लड में इनएडुकेट ऑक्सीजन हो। ठीक है, अब हो जाता है हमारा कि ये क्यों होता है। ठीक है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस मतलब हमारी WBC का एक्यूमुलेशन कहीं पे हो रहा है। और आर्थेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली कंडीशन है कि हमारे हार्ट में जो आर्टरीज इंटर करती हैं उन आर्टरीज में क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। तो वो कंडीशन होती है आर्थेरोस्क्लेरोसिस की। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो उसमें रुकावट आ रही है। तो बेसिकली अब रुकावट आ रही है
तो वो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हमारे लंग से होगा, और लंग तो बेसिकली होता है ये ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए क्या है, हाइपोक्सिया का मेन एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या होगा, इशीमिया होगा। मैं आपको बेस्ट लेवल तक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, और एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझ सकता है। मैंने हर जगह से इन सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करा है एक जगह पे, और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। होप सो कि आप सबको ये चीज़ समझ में आएगी, होप सो कि मैं किसी के लिए प्रोडक्टिव इंसान बन सकती हूँ। तो अगर मेरे पढ़ाई में, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी कमी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। अब चलते हैं नाउ। अब मैं बाकी पे आ जाऊंगी, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो कि बेसिकली हमारे कॉजेज़ में आता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हाइपोक्सिया का मेन रीज़न क्यों है और ये कैसे हमारे सेल को इंजरी पहुँचाता है। मैकेनिज़्म अगर हम लोग हाइपोक्सिया का देखें तो हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो मतलब अब जो रेस्पिरेशन होगी, जो हमारी ऑक्सीडेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकडाउन होगा, या उसके मतलब इनएडुकेट सप्लीमेंट होगा, तो बेसिकली डिस्टर्बेंस तो हमारे सेल में आएगी। और हमें पता है कि इवेंचुअली ये क्या लीड करेगा, हमारे एटीपी सिंथेसिस को डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। और हम लोग को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब उसे अगर हम लोग ऑक्सीजन कायदे से प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो वो एटीपी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। तो अब क्या होगा, आउटकम क्या होगा हमारा, कि हमारे डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द हाइपोक्सिया, कि हाइपोक्सिया कितने दिन तक है। सपोज़ कि मैं अगर किसी जगह पे फंस जा रही हूँ जहाँ पे मैं 2-3 घंटे तक किसी मतलब आग लगी हुई है, और मैं एक कंडीशन में हूँ जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। अब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो मैं अब इनहेल ज़्यादा कर लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से कुछ देर के लिए हाइपोक्सिया का कंडीशन मेरे बॉडी में आ गया, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। पर मेरी सेल, अगर मैं फिर वहाँ से रेस्क्यू कर ली जाऊँगी तो मेरी बॉडी जो है उसे अडेप्ट कर लेगी और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैं ठीक हो गई, अडेप्ट कर लिया, बिल्कुल। ये हमारी किस में चली गई, ये सीधा हमारी चली गई रिवर्सिबल सेल इंजरी में। अगर इंजरी ज़्यादा हुई है, दूसरा केस है हमारा, तो इसके लिए हम लोग को और वक्त लगेगा। पर अगर ज़्यादा इंजरी हो गई तो हमारी सेल जो है वो डेड हो जाएगी, ठीक है, डेड हो जाएगी। तो कॉज बाय किसकी वजह से होगा, नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस। और हम लोग को पता है कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस क्या है, ये हमारा इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी का पार्ट है। नाउ अब ये मैकेनिज्म को मैं हटाती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने हाइपोक्सिया का एक्सप्लेन कर दिया। मैकेनिज्म की मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। नाउ फिजिकल एजेंट नंबर 2, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पहला एजेंट क्या था, हाइपोक्सिया था, दूसरा एजेंट हमारा फिजिकल एजेंट होगा। सपोज़ कि हमारे सेल को किसी मैकेनिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, जैसे गनशॉट वुंड्स हो गए, ठीक है, या थर्मल इंजरी हो गई कि हमें बर्न हो गया, डीप बर्न, कोल्ड डीप बर्न हो गया, या बर्न हो गया, तो थर्मल रिलेटेड इंजरीज हो गई। फिजिकली हमारे बॉडी को ये हार्म पहुंचा रही है, तो इसलिए ये फिजिकल एजेंट का एग्जांपल है। आप खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है। मुझे जो मतलब सफिशिएंट लगा मैंने उसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई रेडिएशन, कि सपोज़ कि हम लोग किसी रेडिएशन के या कोई ट्रीटमेंट की वजह से हम लोग गुजरे हुए हैं, और उसके बाद कुछ हमारी सेल्स जो हो गई वो आयोनाइज हो गई, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और चौथा हो गया हमारा इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक भी एक बहुत सीवियर कंडीशन होता है। हमारी बॉडी के जितने भी हीट की वजह से हमारे बॉडी में जितने भी अमाउंट ऑफ H2 होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो ये सारे फिजिकल एजेंट है कि फिजिकली हम लोगों को नुकसान कौन कौन से सेल्स पहुँचा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड, और यहाँ से शुरू होता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि होता है हमारा केमिकल एजेंट्स। व्हाट आर दीज केमिकल एजेंट जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे सेल में इंजरी हो रही है। कोई हैवी मेटल या पॉइजन हो गया, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस आ रहे हों, जैसे आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलीज हो गए, हमारे बॉडी पे इफेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स में हमने लिखा है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस बेसिकली क्रॉनिक लंग कंडीशन होती है, जिसमें एस्बेस्टोस फाइबर के कॉन्टैक्ट में हम लोग ज़्यादा अगर आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, इनहेलेशन और एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिकली हमें लंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है।
इन्वामेंटल पॉल्यूटेंट्स हो गए, जो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कितने कार्बन डाइऑक्साइड, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। फिर हम लोग देख सकते हैं सिगरेट स्मोकिंग, जो कि बहुत ही यूजुअल है आजकल की जनरेशन में, ठीक है। ये कंडीशंस हो गई हमारी केमिकल। अब आते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में। ये हमारी ऑटो इम्यूनिटी हो गई। ऑटो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, हर कोई जानता है, 12th में भी पढ़ा है हम लोगों ने, और अभी भी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और सेकेंड ईयर में भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसे, अब डिटेल में है। तो बेसिकली हम लोग को रेमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पता होना चाहिए। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हमारे बोन्स में होता है, जॉइंट्स में। ओके, नाउ वी विल कम टूवर्ड्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हमारे बॉडी में कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गई, हमारे बॉडी में इसोनोफिल्स होते हैं, हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, तो ये हमारे हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं। हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, जो बहुत सारे रोल्स होते हैं। हमारे बॉडी किसी किसी की बॉडी बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, बहुत लोगों की नहीं होती है, कंडीशन सर्वाइव कर जाते हैं। मैं बहुत हाइपर सेंसिटिव हूँ, मुझे हर एक नॉर्मल चीज़ से भी एलर्जी हो जाती है। सो मूविंग टूवर्ड फिफ्थ, जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स। व्हाट आर द जेनेटिक रीअरेंजमेंट? हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, बेसिकली उसमें कोई ऑल्टरेशन हो गई, वेरिएशन आ गई, कोई म्यूटेशन हो गई किसी रेडिएशन थेरेपी की वजह से या कुछ भी, तो यहाँ पे अगर हमें जेनेटिक मेकअप, और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी जेनेटिक कोडिंग्स होती हैं। अगर वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है तो कुछ केमिकल्स और कुछ हम कह सकते हैं कि जो हमारे कोडॉन्स होते हैं, अगर उसमें ए से जी से कुछ भी रिमूव हो गया या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो उसका पूरा फंक्शन ही अलग हो जाता है। तो जेनेटिक मेकअप बहुत बड़ा एक रीज़न है। होप्स मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि कोई हमारे कोडॉन में चेंज आया, हमारे जेनेटिक मेकअप में चेंज आया, हमारे होल डीएनए स्ट्रैंड में चेंज आ गया, और क्या होगा कि अभी अपने में रेप्लिकेट करेंगे तो ये सेल से इंजरी, मतलब एक सेल में इंजरी आई, कुछ डिफेक्ट आया और दूसरे सेल में भी आने लगेगा, तीसरे सेल में भी आने लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए और मिसफोल्डेड प्रोटीन। अब हमारे प्रोटीन्स भी हमें पता है कि बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट जुड़ करके पॉलीमरिक यूनिट बनाते हैं, और उसके बाद हमारी एक चेन बन जाती है और हमारी प्रोटीन होती है। अब अगर देख सकते हैं हम कि अगर सपोज़ कि कुछ अलग तरीके से हमारा फोल्ड हो गया, हमारे अमीनो एसिड्स फोल्ड हो गए, तो अलग ही प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोटीन हमारे पता है कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब आते हैं हम लोग इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में। बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट तो किसे नहीं पता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है, तो ये सारे हमारे आ ही जाएंगे इन सब में इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये टर्म तो बहुत ईजी हो गया। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रोटीन या कैलोरी डिफिशियंसीज हो गई हमें, या डिफिशियंसीज ऑफ स्पेसिफिक वाइटमिनस हो गए, वाइटमिनस में जैसे सी और वाइटामिन ए। ओबेसिटी, अगर हमारा वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। जैसे अगर हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन की अगर हमें कमी होती है, बच्चों को हम लोग मोस्टली ये देखते होंगे कि बच्चों का बॉडी जो होता है वो पूरे तरीके से स्वेल होता है, तो ये रीज़न हो सकता है प्रोटीन के। तो स्वेलिंग आती है तो एक्चुअली हम लोग देख क्या रहे हैं कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हुआ है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करने से मैंने पहले ही बताया था कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस एट दी एंड कॉज क्या कर रहा था, हमें हाइपोक्सिया कॉज कर रहा था, और हाइपोक्सिया की वजह से हमें सेल इंजरी हो रही थी। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करके लिखा हुआ है, होप सो कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। देन विद हाइपर विटामिनोसिस भी एक कॉज हो सकता है। और ये कंडीशन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि 8th वाली जो रीजन है वो आइडियोपैथिक है, जो कि जिसका रीज़न जो है वो अननोन है। तो आइडियोपैथिक मतलब बेसिकली होता है कि एक डिजीज़ या कोई ऐसी कंडीशन है जो बार बार कुछ दिन पे फिर से स्पॉन्टेनियसली हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें सेल इंजरी आ रही है, जिसका रीज़न अभी नोन नहीं है। तो मैंने इसे भी मेंशन करा है, जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगा कि आप लोग को भी जानना चाहिए।